हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज़ ऐश्वर्या। आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग से रिलेटेड। और इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ें, आपको एक पिछला वीडियो भी आपने देखा होगा जिसमें हमने प्लेस डिसीजन पे खास तौर से बात करी थी। तो हम टर्म 2 की बोर्ड की तैयारी से रिलेटेड ज़्यादा इसमें बात करेंगे। तो आज जो हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ यूनिट 4 ऑफ एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। तो जो आपकी सेकेंड बुक है मार्केटिंग के लिए, उसमें ये यूनिट आता है एंटरप्रेन्योरल स्किल्स के बारे में। सिंस बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मार्केटिंग के हैं वो एंटरप्रेन्योर से बहुत ज़्यादा उसमें उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है। सो आई विल फोकस ऑन हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर। सारी डिटेल्स में बात करेंगे। पूरा यूनिट मैंने कवर किया है एंड ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है अगर हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी देखें। कुछ इसमें क्वेश्चंस प्रॉबल हैं जो मुझे लगते हैं आ सकते हैं, उनके बारे में मैंने वीडियो इसमें आपको आगे इसमें दिया है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। मोरओवर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड ऑन अ पॉजिटिव नोट। So I guess no other person can be best than this person, that is Steve Jobs. इनके quotation से हम start करेंगे। Your time is limited, so don't waste it living somebody else's life. Don't be trapped by the dogma which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. तो बहुत सारी इन्होंने बातें बोली कि आपको और लोगों की थॉट्स को और लोगों की थिंकिंग को अपने पे हावी नहीं होने देना है। आप खुद से क्या चाहते हो, आपकी इनर वॉइस क्या बोलती है, कितनी आप तैयारी आपकी अच्छी है, किस तरह से आप अपने आंसर्स को लिखोगे, इन सब पे आपको फोकस करना है। आप सिर्फ दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने लगोगे तो आपकी अपनी जो इंडिविजुअलिटी है वो कहीं मिस हो जाएगी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ यू नीड टू हैव the courage to follow your heart and intuition. So whatever you feel is best for you, that is what you're going to work for. Also in the exams, आपको एग्जाम्स जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उन सब में आपका दिल जो बोलता है वो आप लिखिए, आपका इंट्यूशन जो कहता है वो आप करिए। अवॉइड एनी अनफेयर मीन्स ऑफ एग्ज़ाम को जिस तरह से लोग करते हैं उनको अवॉइड करिए। ट्राई टू गो बाय द फेयर मीन्स जिस तरह से आपको एग्ज़ाम्स करने चाहिए। एंड चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरल स्किल्स पे, बिकॉज विदाउट वेस्टिंग टाइम हमें कोशिश ये करनी है कि इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लें। सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है। ऑल्सो आई हैव मेड श्योर कि आपको सारे जो हेड पॉइंट्स है वो मैं दे दूँ सो दैट आप इजीली उन्हें लर्न कर सकें एंड एग्जाम्स में आपको ये चीज़ें याद भी रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो आई एम नॉट स्टिल वेरी वेल बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। सी इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स आइडेंटिफाई एन इनोवेशन टू सीज एन अपॉर्चुनिटी, मोबिलाइज फंड्स, रेज कैपिटल एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू ओपन मार्केट्स और न्यू बिजनेसेस फॉर प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड सर्विसेज। तो ये सबसे इंट्रोडक्शन या बेसिक स्टेटमेंट है जिससे हम एक एंटरप्रेन्योर को आइडेंटिफाई करते हैं। वो कौन होते हैं? वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सीज कर लेते हैं, मतलब पूरी तरह से कैप्चर कर लेते हैं। जैसे आपने एक फ्रेज सुना होगा, हिट द आयरन व्हेन इट्स हॉट। तो ये चीज़ है, आपको आइडेंटिफाई करना है कब कौन सी अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब करना है। उसके लिए क्या क्या आपको फंड्स चाहिए उनको करना, उनको अरेंज करना, रेज कैपिटल। फंड्स के साथ साथ आपको कैपिटल की भी और ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है। रिस्क को लेना, कैलकुलेटेड, मतलब आपको उसको पूरा एस्टिमेट करना है कितना रिस्क बनेगा। फिर मार्केट्स में उस चीज़ को लॉन्च करना। नए बिजनेस प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कुछ प्रोसेसेस हो सकती हैं या सर्विसेज हो सकती हैं। तो एंटरप्रेन्योर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाए, वो सर्विसेज भी दे सकते हैं। कुछ प्रोसेसेस जो हैं आपके ऑपरेशंस में जो रिक्वायर्ड हैं, उनसे रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं उनको भी एक एंटरप्रेन्योर प्रेजेंट करता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात में। तो देखो, एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो उसमें 3 फेजेस आते हैं। सबसे पहले वी हैव द एंटरप्रेन्योर, देन वी हैव द एंटरप्रेन्योरशिप एंड थर्ड इज़ द एंटरप्राइज। मतलब ये है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए एक अपना एंटरप्राइज क्रिएट करता है। तो एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर ही हम फोकस कर रहे हैं। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग एंटरप्रेन्योरल स्किल्स एंड नॉलेज। तो एसके करके आप याद कर सकते हो। स्किल्स और नॉलेज को इंक्रीज करता है थ्रू स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग प्रोग्राम्स। तो अभी हम आगे इसमें बात भी करेंगे कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो आर्ट है या साइंस है। तो यहाँ पे हम इनफैक्ट दोनों चीज़ों पे फोकस करेंगे एंड वी आर सेइंग कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको हम डेवलप भी करते हैं। एक तो कुछ आपके इनबॉर्न स्किल्स होती हैं, प्लस वी कैन ऑल्सो एनहांस योर स्किल्स। आपकी स्किल्स को इंक्रीज कैसे करते हैं? थ्रू स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग। आपको कुछ ट्रेनिंग दिए जाते हैं या कुछ प्रोग्राम्स कराए जाते हैं जिससे कि आपकी वो जो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं वो बढ़ती हैं। तो इसी में आप आगे देख सकते हो, ये मैंने आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट शेयर करा है। जो इंस्टीट्यूट है दैट इज़ ए प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंगेज इन ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी एंड रिसर्च टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये इंडिया की वेबसाइट है, आप इसे चेकआउट कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। इसमें आपको बहुत सारे डिटेल्स भी मिल जाएंगे।
सो व्हेनेवर यू हैव टाइम आप इसे गूगल से चेकआउट कर सकते हो, आपको पूरा इसमें डिटेल मिल जाएगा। मैं इसमें आके 1-2 पिक्चर्स और इसकी शेयर करूँगी आपके साथ, सो दैट यू कैन हैव अ व्यू। आप इसको चेकआउट करना आफ्टर एग्जाम्स ऑल्सो इफ़ यू वांट, बिकॉज इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स फॉर द एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च करी हुई हैं, क्या क्या हमारे पास बेनिफिट्स हैं, क्या क्या रिबेट्स हमें मिल सकते हैं अगर हम कोई नया प्रोडक्ट कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द बिगर पिक्चर। आप इसे अगेन यू कैन सर्च इट, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। अगेन इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं आएगा एग्जाम में, बट हाँ आपको इसका नाम पता होना चाहिए, फुल फॉर्म यू शुड नो। एंड यू कैन सी अबाउट अस है, इवेंट्स हैं, द RTI एक्ट है, द कोर टीम एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसे एक बार ज़रूर सर्च करिएगा, देखिएगा वेन एवर यू हैव टाइम। सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग ऑन टू द टर्म 2 सिलेबस। सो अर्लियर वी टॉक्ड अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें हमने बोला कि उनकी स्किल्स और नॉलेज को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, और कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो हम बढ़ा दें। तो उसी में देखो आगे बात करते हैं एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के। अभी मैंने शुरू में आपको ये भी बताया कि सबसे पहले एंटरप्रेन्योर है, वो एक प्रोसेस को फॉलो करता है एंड देन ही डेवलप्स एन एंटरप्राइज। सो द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर विच मीन्स टू अंडरटेक। तो एंटरप्रेन्योर कर क्या रहा है, वो कुछ नए काम को शुरू करता है, अंडरटेक कर रहा है, कोई नई एक्टिविटी को स्टार्ट करता है। एंटरप्रेन्योरशिप, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को देखें वो क्या है, अब मैंने डेफिनेशन को ब्रेक डाउन कर दिया है सो दैट यू कैन इजीली लर्न। एंड बेस्ट इज़ कि जो भी आपको दिया हुआ है उसी को आप रिप्रोड्यूस करो या लिखो। अगर एग्जाम में थोड़े बहुत वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं, बट कोशिश करिए कि जैसा दिया है वैसा आप लिखें। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, इकोनॉमिक प्रोसेस। इकोनॉमिक वी ऑल अंडरस्टैंड इट इज़ रिलेटेड टू मनी, तो मनी से रिलेटेड प्रोसेस है, पैसा अर्न करोगे आप इसमें। वेयर एन आइडिया इज़ जनरेटेड और एन अपॉर्चुनिटी इज़ क्रिएटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं हम आइडिया के जनरेशन की ज़रूर बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड बात करते हैं। तो ये ध्यान रखना, आइडिया का जनरेशन होता है, कोई नई चीज़, कोई एक आपको आइडिया आता है या कोई अपॉर्चुनिटी है, बाहर मार्केट में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि हाँ मैं इसको इनकैश कर सकता हूँ। अपॉर्चुनिटी इज़ क्रिएटेड, रिफाइंड, डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। आप उसको रिफाइन कर रहे हो, आपको उस अपॉर्चुनिटी को अपने लेवल पे लाके उसको कितना आप अपने हिसाब से कैसे मैनेज कर सकते हो वो करते हो, उसको डेवलप करते हो और फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हो वाइल बीइंग एक्सपोज टू अनसर्टनिटी। तो ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही सर्टन है, बहुत सारे चेंजेस भी हो सकते हैं। आप मान के चलिए जैसे कोई गेम आप खेलते हैं तो बहुत सारे उसमें और एक्टिविटीज़ भी होती रहती है। इट्स नॉट जस्ट दैट यू आर प्लेइंग, द नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि उस समय वहाँ पे एसरटेन हो रही होती हैं। सो यू आर डूइंग दैट एक्टिविटी बिकॉज यू वांट टू रियलाइज अ प्रॉफिट बाय इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू ही आप अपने प्रॉफिट्स को अर्न करने की कोशिश करते हो। अब इसमें देखो आगे बढ़ रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से दी है। अगर हम एक इकोनॉमिस्ट की तरफ से देखें तो एंटरप्रेन्योर क्या है, ही इज़ समवन हु ब्रिंग्स इन रिसोर्सेज, लेबर, मटेरियल एंड अदर असेट्स इनटू प्रॉफिट मेकिंग कॉम्बिनेशंस। तो आपने पढ़ा ही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब, तो उन्हीं को कंबाइन करके वो एक प्रॉफिट मेकिंग कॉम्बिनेशन बना रहा है जिससे कि प्रॉफिट अर्न हो। अगर हम एक साइकोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो वो क्या कहता है, ही डिफाइंस एन एंटरप्रेन्योर एज अ पर्सन हु इज टिपिकली ड्रिवन बाय अ साइकोलॉजिकल फोर्स विच क्रिएट्स अ डिजायर टू ऑब्टेन और अटेन समथिंग। तो बहुत बार आपके भी दिमाग में कोई ना कोई चीज़ आप करना चाहते हो तो वो आपको एक मेंटल लेवल पे, एक आपके इनर लेवल पे आपको कोई चीज़ मोटिवेट करती रहती है। सो दैट इज़ योर साइकोलॉजी। तो चाहे आप कितना ही हार रहे हों, आपको रिस्क आ रहे हों, प्रॉब्लम्स आ रही हों, बट स्टिल दैट डिज़ायर टू ऑब्टेन दैट थिंग, टू अटेन दैट थिंग जो है वो आपके अंदर जीतती रहती है या लाइव होती है। तो वही हम साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से भी कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जिसके अंदर एक साइकोलॉजिकल फोर्स है, एक इनर फोर्स है जो कि उसे क्रिएट करती है, उसे अचीव कराने की कोशिश करती है जो भी चीज़ वो अटेन करना चाहता है। अब इसे हम आगे देखते हैं सोशलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन whose actions would determine social status and contribute to societal development। तो इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 7th जनरेशन करके कंपनी है जो कि इको फ्रेंडली और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती है। तो उनकी कोशिश क्या थी, इनिशियली जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तभी व्हाट दे डिड वाज 10% ऑफ द प्री टैक्स प्रॉफिट्स वो कम्युनिटी को देते थे। तो ये करना एकदम इनिशियल स्टेज में बहुत ही मुश्किल है। तो एक सोशलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव से भी एक एंटरप्रेन्योर को हम डिफाइन कर सकते हैं जिसकी कोशिश यही होती है कि हम सोशल स्टेटस को बढ़ाएं, हम अपनी सोसाइटी में डेवलपमेंट लेके आएँ। एंड लास्टली मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से हम ज़रूर देखेंगे मैनेजमेंट गुरुज क्या कहते हैं। दे डिफाइन एन एंटरप्रेन्योर एज अ पर्सन हु हैज़ अ विजन
एंड जनरेट्स एन एक्शन प्लान टू अचीव इट। तो एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर विजन होता है, वो आगे एक बहुत बड़े अचीवमेंट को करना चाहता है, एंड फॉर दैट अचीवमेंट, उस विजन को अचीव करने के लिए उसके पास एक पूरा एक्शन प्लान होता है। मतलब कि उस विजन को, उस एम को वो कैसे अचीव करेगा, उसका पूरा जो तरीका है, प्लान है, क्या प्रोसीजर, क्या स्टेप्स होंगे, वो सारे उसके पास माइंड में क्लियर होते हैं किस तरह से उस पर उसे वर्क करना है। तो हमने चारों डेफिनेशंस देख ली, एक एंटरप्रेन्योर की कि एक साइकोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव से भी देखा, सोशलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव से देखा, मैनेजमेंट के सेंस ऑफ व्यू से देखा और इकोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव से देखा। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कोई एक बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है या एक कॉमन पर्सन है, किस तरह से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं या अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं दोनों की। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आपका मेन फोकस प्लीज़ मेक श्योर कि ये जो रेड से मैंने हाईलाइट करे हैं स्टेटमेंट्स, उनको आप ज़रूर ध्यान रखना। तो सबसे पहली क्या खास बात है, फीचर है एक एंटरप्रेन्योर की, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन टू क्रिएट, डेवलप एंड मेंटेन अ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। वो इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ले रहा है बिकॉज दैट पर्सन वांट्स टू अर्न प्रॉफिट। तो ये प्लीज़ ध्यान रखना, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड प्रॉफिट अर्निंग। सेकेंड आता है, इट बिगिंस विद आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, एक आइडिया जनरेशन पे बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी को हम सीज करने की कोशिश करते हैं, उसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी एज अ पोटेंशियल टू सेल एंड मेक प्रॉफिट इन द मार्केट। अगेन, अपॉर्चुनिटी को क्यों हम मतलब एक तरह से चेज कर रहे हैं, बिकॉज हम उस अपॉर्चुनिटी से एक पोटेंशियल बनाते हैं और उसी पोटेंशियल को हम सेल करते हैं मार्केट में। नंबर 3 आता है, डील्स विद ऑप्टिमाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज का वेस्ट करते हैं, बट उन्हीं वेस्ट को अगर हम मिनिमाइज करते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो कम हो जाती है। तो एंटरप्रेन्योर बहुत बार ऐसा भी करता है कि वो नया प्रोडक्ट ना बना के उसको ही कॉस्ट इफेक्टिव कर देता है, कुछ और टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, जिससे कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो मिनिमाइजेशन हो जाता है, उनका मिनिमम यूटिलाइजेशन होता है, ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। लास्ट देखो, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एन एंटरप्रेन्योर टू टेक रिस्क। रिस्क ज़रूर लेता है वो, कैलकुलेटेड रिस्क भी होता है, स्पेकुलेट करता है, आइडेंटिफाई करता है कितना रिस्क बनेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कब आएगा। सो ही इज़ द वन हु इज़ टेकिंग रिस्क। तो रिस्क बहुत ही ज़्यादा एक एसेंशियल फीचर है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। तो अब हम उस टॉपिक पे आ गए हैं जो मैं आपको शुरू में बता रही थी कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आर्ट है या साइंस है। जैसे आपने मैनेजमेंट का भी पढ़ा हुआ है, मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों होता है। उसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप का भी अगर मैं आपको पूरा क्रक्स दूं कि ये आर्ट और साइंस दोनों है, क्योंकि देखो इनिशियली भी हमने बात करी थी कि एंटरप्रेन्योरल स्किल्स होती हैं। तो इनबॉर्न स्किल्स है नेचुरली, एक पर्सन के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। प्लस ये एक साइंस भी है, क्योंकि हम इसमें लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं, तो नेचुरली कुछ प्रोसीजर्स होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे गए होंगे जिसके थ्रू हमने कुछ प्रोसीजर्स बनाए जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो देखो, एंटरप्रेन्योरशिप इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस एज इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक प्रोग्रेशन एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड एंड ऑल्सो द स्किल टू डिग्रेस when required and yet make the entire activity प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। बहुत सारा इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको इसका मेन बता देती हूँ कि जिस तरह से साइंस में आपके पास प्रोग्रेशन है, साइंस आगे बढ़ती रहती है, बहुत सारे प्रोसीजर्स हम फॉलो करते हैं जैसे कि हम साइंटिफिक स्टेटमेंट्स को डिराइव करते हैं, उसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप भी एक साइंस है। मोरओवर ये एक स्किल बेस्ड भी है, मतलब इसमें एक आर्ट भी है जिस विच इज़ टू डिग्रेस व्हेन रिक्वायर्ड। डिग्रेस मतलब आप उससे डेविएट भी हो सकते हो, वापस उसी टॉपिक पे आ भी सकते हो। तो जिस तरह से आर्ट में हम इधर से उधर वापस उसी आर्ट पे आ भी जाते हैं, उसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप भी एक स्किल है, एक आर्ट है। ओके, अब इसमें आगे देखते हैं। तो देखो, पहले हमने बात करी थी फीचर्स की या कैरेक्टरिस्टिक्स की, अब हम बात कर रहे हैं क्वालिटीज़ की। प्लीज़ रिमेंबर, इन दोनों में डिफरेंस है। क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, किस तरह से एक पर्सन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। आप सारे स्टूडेंट्स हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सक्सेस अर्न करते हैं जब आपके बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आता है। उसी तरह से एंटरप्रेन्योर्स में भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में भी, अगर हम एट प्रेजेंट बात करें, बट कुछ ही उसमें से ऐसे हैं जिनका हम नाम सुनते हैं या जानते हैं। तो क्या खास बातें हैं जिसकी वजह से वो बाकी एंटरप्रेन्योर से डिफरेंट हैं। फर्स्ट बीइंग इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, उसका एडवांटेज लेना, जो मैंने अभी आपको बताया कि हिट द आयरन व्हेन इट्स हॉट। अपॉर्चुनिटी होना, अब जैसे मान लो आपको ये एग्जाम अच्छा लगता है, आपको ये टॉपिक पसंद है, बट ये आपने अभी उतनी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करी इसकी, एग्जाम के बाद आपको लगता है कि अरे ये टॉपिक मुझे अच्छी तरह से करना था, तो आपको अभी ही उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। और आप बहुत सारे इसमें से जो क्वालिटीज़ हैं, आप अभी से अपने अंदर देख सकते हो कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं कि नहीं। सो फर्स्ट इज़ इनिशिएटिव,
आपके अंदर ये अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, उसका एडवांटेज लेना आना चाहिए। नंबर 2, विलिंग टू टेक रिस्क। इसका मतलब ये है कि हर बिजनेस के अंदर रिस्क कुछ ना कुछ तो होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आप रिस्क को ले सकते हो या नहीं। थर्ड आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो, करेज होना, इंथुजियाज्म है, एबिलिटी टू लीड, आपका जो ग्रुप है उसको पूरे को आप लीड कर सको, ये सारा आपके अंदर का कॉन्फिडेंस को शो करता है। मोटिवेशन इज समथिंग इनबॉर्न। जैसे आप देखो, कोई नॉवल आपको पढ़ते हो तो बहुत बार आप उसे पूरा पढ़ते हो जस्ट बिकॉज आपको उसका एंड पता करना है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा मोटिवेशन भी होना चाहिए टुवर्ड्स आवर वर्क। एंड लास्ट इज एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। अगर आपको पास्ट में कुछ लॉसेस हो चुके हैं, कुछ एरर हुआ था जिसकी वजह से आपको बहुत लॉसेस हुए, स्टिल यू नीड टू लर्न फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस और आपको आगे बढ़ना है। जस्ट बिकॉज आपका एक पुराना जो एक्टिविटी थी वो फेल हो गई, पुराना प्लान जो था वो फेल हो गया, वो इतना सक्सेस नहीं हुआ जितना आपने सोचा था, सो दैट डजंट मीन कि आपको आगे सक्सेस नहीं मिलेगी। सो यू ऑलवेज हैव टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। सो इनिशिएटिव, विलिंगनेस टू टेक रिस्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एंड एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब इसी में आगे देखो 2 और आते हैं। वन इज़ हार्ड वर्क, द सेकेंड वन बीइंग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। हार्ड वर्क का मतलब ये है कि हम ये सोचते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योर है तो उसे सक्सेस बहुत इजीली मिल जाएगा, बट इट इज़ नॉट सो। आप हर काम के पीछे आपका हार्ड वर्क ज़रूर होता है। जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, कहीं ना कहीं उनका हार्ड वर्क पूरे साल का जो होता है वो उसमें शोकेस होता है। सिमिलरली एक एंटरप्रेन्योर अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो बैकग्राउंड में आप देखो उसके ऑपरेशंस इतने ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, मेहनत नेचुरली एवरीबडी इज़ डूइंग, बट देन वो जो एंटरप्रेन्योर जो सक्सेसफुल हुआ है उसने ज़रूर हार्ड वर्क करा होता है। सो देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, वी ऑल नो। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे हम बिजनेस की बात करें, स्टडीज़ की बात करें, सो देयर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड हाउ यू हैंडल दोज प्रॉब्लम्स इज़ व्हाट योर हार्ड वर्क काउंट्स। ओके, लास्ट इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। आपके पास 4 ऑप्शंस है, 4 में से कौन सा काम करें। अगेन आपका बिजनेस नया है, इसमें ऑप्शंस भी आपको मिले हुए हैं, वो भी आपको नहीं पता इन 4 में से कौन सा सक्सेसफुल होगा, बट कितनी जल्दी आप सही डिसीजन ले लेते हो। सो टाइमली डिसीजन एंड द राइट डिसीजन दोनों इसमें काउंट करते हैं। ओके, सो आई होप यू आर नाउ क्लियर विद देम। इनिशिएटिव की हमने बात करी, रिस्क, learning from the past mistakes, then our motivation, self-confidence, hard work and decision making. Also you need to find out इस सारी जो हमने क्वालिटीज़ की बात करी, इसमें से कितनी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। मे बी यू आर द वन जो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। आपके दिमाग में ऐसा हो सकता है, कोई चीज़ आप सोचते हो, कोई काम जब आप करते हो देन यू रियलाइज़ कि इसमें ऐसा और करते तो कितना अच्छा होता। तो कुछ इनोवेशन ज़रूर हम लोग के दिमाग में भी आता रहता है, बट वी हैव टू पुट आवर हार्ड वर्क into it. Okay, now we are moving on to one of the most important topics जिस पे मुझे लगता है क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, एंड इसमें केस बेस्ड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आपको इसकी जो मेन लाइन्स है उस पर ज़रूर ध्यान देना है। सो मेक श्योर आप इसे अभी यहीं पे रिवाइज कर लो, या अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप इसे लर्न कर लो। बार बार आप इन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो सो दैट यू डू नॉट मिस एनी पॉइंट। सी, सबसे पहला जो टाइप आता है, टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे हैं जो हमारे इसमें कवर हो रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, बट हम कुछ ही स्पेसिफिक टॉपिक से बात कर रहे हैं। First being the service entrepreneurs. These entrepreneurs either create a new market for their service or provide a service in the existing market. देखो 2 बातें आ रही, एक तो ये कि एक नया मार्केट बना रहे हैं अपनी सर्विसेज के लिए, या एग्जिस्टिंग मार्केट में ही वो नई अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। दे स्पॉट एन आइडिया एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सर्विस। अब हमने शुरू में बात करी थी आइडिया की, प्लीज़ ध्यान रखना, आइडिया अपॉर्चुनिटी बहुत बार इसमें यूज़ होगा। तो वो एक आइडिया को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे एक सर्विस में चेंज करके विच इज़ अनप्रेसिडेंट और नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, जो अभी तक अवेलेबल नहीं थी। जैसे आप देखो बहुत सारी सर्विसेज हैं, से जैसे ऊबर है, ओला है, इसकी सर्विसेज अभी तक नहीं थी मार्केट में, बट अचानक से ये सारी चीज़ें आ गई और हमारी लाइफ जो है वो और ईजी हो गई। सो इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑपरेशंस, बट इज़ एसेंशियली अ सर्विस। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे अब आप डॉक्टर्स से कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे आपको अवेल होते हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, पोर्टल्स हैं जिनके थ्रू आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी नई नई जो सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हैं, बैंकिंग की सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, तो बहुत सारी सर्विसेज जो दे रहे हैं, दे आर द वंस हु आर द सर्विस एंटरप्रेन्योर्स। तो प्लीज़ ध्यान रखना, दे ईदर क्रिएट अ न्यू मार्केट फॉर देयर सर्विसेज, एक नया मार्केट बनाते हैं, या एग्जिस्टिंग मार्केट में ही कुछ नई अपनी सर्विसेज को लेके आते हैं। चलो सेकेंड आते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। ओके, इसमें क्या है, दीज आर एंटरप्रेन्योर्स हु अंडरटेक बिजनेस एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड आर नॉट कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग वर्क। मतलब ये खुद से कुछ नहीं बना रहे। पहले वाले क्या थे, सर्विस एंटरप्रेन्योर्स थे, ये हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। ओके, तो BS भी आप लर्न कर सकते हो, इस तरह से भी याद हो जाएगा आपको। तो ये वाले जो लोग हैं, ये वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये कुछ बनाते नहीं हैं, बस ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, चीज़ों को लिया इधर से उधर सप्लाई कर रहा। अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स द business and trading entrepreneurs is responsible for stimulating demand
for the product. The product may be existent in a foreign market, but the person is able to stimulate demand for the same in the local market. तो वो कर क्या रहा है, उसे मालूम पड़ गया कि ये प्रोडक्ट इस मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वो वही प्रोडक्ट को हमारे यहाँ के मार्केट में लेके आते हैं. तो अब देखो बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं, जो फॉरेन की कंपनीज सक्सेसफुल कंपनीज़ हैं, वहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, फिर वो इंडिया के मार्केट में लॉन्च करती हैं, या चाइना की कंपनीज़ इंडिया के मार्केट में चीज़ों को लॉन्च करती थी अभी तक, अब थोड़ा सा वो कम हो गया है. तो ये दीज आर बेसिकली दी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं, चीज़ों को खुद से बनाते नहीं हैं, बट देखते हैं कि क्या पोटेंशियल है किसी प्रोडक्ट का एक मार्केट के अंदर, फिर उसको जनरेट करते हैं. स्टिमुलेट मतलब बढ़ाना, तो डिमांड को बढ़ा रहे हैं जिससे कि वो प्रोडक्ट यहाँ पे भी लॉन्च कर सकें एंड दे कैन रीप इन प्रॉफिट्स. अब देखो इसी में हम आगे बढ़ गए इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स. तो अब हमारा कोड हो गया BIS. ओके, सबसे पहले था बिजनेस वाले, फिर हम बात करें इंडस्ट्रियल, और तीसरे थे सर्विस. आप ऐसे नॉर्मली भी समझ सकते हो, BIS बेसिकली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, ऐसे भी याद कर सकते हो. सो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? एन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर इज अ मैन्युफैक्चरर. देखो पिछला बिजनेस वाला क्या था, वो चीज़ों को बना नहीं रहा था, वो सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा था कि भाई ये चीज़ यहाँ पे सक्सेसफुल है तो यहाँ पे भी हो जाएगी, और वो डिमांड को जनरेट कर देता था. यहाँ वाला क्या है, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर इज द वन हु इज द मैन्युफैक्चरर. ये आइडेंटिफाइज द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड क्रिएट्स द प्रोडक्ट्स और सर्विस टू सर्व देम. तो वो बनाता है उन चीज़ों को और कस्टमर्स के पास उस चीज़ को लेके आता है. सच एन एंटरप्रेन्योर इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड हु स्टार्ट्स थ्रू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू क्रिएट अ प्रोडक्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो सकता है, टेक्सटाइल यूनिट, कुछ ऐसा, कोई मशीन नहीं बना रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बना रहा है. तो ये ध्यान रखना है, इसमें दो पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक तो ये कि वो मैन्युफैक्चरर होता है, नंबर 2 वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, वो कोई नया प्रोडक्ट बनाएगा. ओके, अगला देखते हैं. देखो अब आता है एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स. इनफैक्ट जो एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको हम एग्री एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं, ठीक है, या एग्री एंटरप्रेन्योर्स भी बोलते हैं. बहुत से बच्चों को लगता है कि ये तो कोई खास बात नहीं है इसमें, बट दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देखो इस पर हम आगे बात करते हैं. एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एज अ लो यील्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप. एग्रीकल्चरिस्ट हैव नाउ इंट्रोड्यूस न्यू एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी टू मैक्सिमाइज दिस यील्ड. आप इसमें देखो हर्बल वेज हो गए हैं चीज़ों को बनाने के. अब हर्बल वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आपके ऑर्गेनिक हैं, वो बहुत महंगे भी होते हैं. तो कहीं ना कहीं एक आपने नई टेक्नोलॉजी लेके आए, नया वे इंट्रोड्यूस करा, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी करी, जिससे आपकी जो यील्ड है, दैट मीन्स जो आपका प्रोड्यूस है, वो बढ़ जाता है. तो दे आर अगेन ये एंटरप्रेन्योर्स हैं. एंड वी ऑल नो एग्रीकल्चर जो है इंडिया का वन ऑफ द बेसिक तरीका है, प्राइमरी इंडस्ट्री हमारी एग्रीकल्चर ही है. तो यहाँ पे भी एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं. Next is technical entrepreneurs. The Industrial Revolution gave birth to technical entrepreneurs who use their technical expertise to create and offer machines, tools and methods. तो वो machines बना रहे हैं, कुछ tools बना रहे हैं, methods बना रहे हैं. They constantly innovate to make industrial processes seamless and efficient. इस तरह से काम करते हैं जिससे कि हमारे इंडस्ट्री के जो प्रोसेसेस हैं, आप ये देखो इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है, और ऐसा नहीं कि सीधा प्रोडक्ट तैयार हो गया. प्रोडक्ट तैयार होने में भी बहुत सारे उसमें असेंबली लाइंस होती हैं. तो हर असेंबली लाइन पे उस प्रोडक्ट को बेटर करना, मशीन को बेटर करना, उसमें जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं उनको अच्छा करना, जिससे कि हमारी जो टेक्निकल नॉलेज है और स्किल जो होती है वो इनोवेट हो सके. इनफैक्ट ये टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं जो कि अपनी टेक्निकल नॉलेज और स्किल को यूज़ करते हैं, जिससे कि जो प्रोड्यूस होता है वो और अच्छा हो जाता है नेचुरली, बिकॉज आपने उसको इनोवेट किया होता है. तो यहाँ पर अभी हमने बात कर ली एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स की और टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में. चलो अब इसमें आगे देखो नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स. अभी हमने बात करी थी टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स, वो क्या कर रहे थे, वो मशीन टूल्स को डेवलप करते हैं, बेटर करते हैं, जिससे प्रोड्यूस हमारा अच्छा हो. नॉन टेक्निकल वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये टेक्निकल फील्ड में नहीं है. देखो इसमें सेकंड लाइन में लिखा भी है, देयर एक्सपर्टाइज इज इन नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. जैसे कि दे आर नॉट कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बट हैव टू डू मोर विद बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग. तो जो भी कोई प्रोड्यूस हो रहा है, कोई चीज़ बन रही है, उस प्रोडक्ट से पहले और उसके बाद में बहुत सारी और सर्विसेज उसमें चाहिए होती हैं, और वो काम एक्चुअली नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स का होता है. एक और देखो यहाँ पे आते हैं प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स. जो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं ये कौन होते हैं? सच एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स अ बिजनेस, nurtures it and makes it to reach a point of self-sustenance. Once the project reaches that point, the entrepreneur sells the business and starts a new one and then follows the same cycle. So they are very professional. उन्होंने एक नई प्रोडक्ट स्टार्ट करा, उन्हें लगता है ये अब एकदम इट इज़ ऑन द पॉइंट, जब ये एकदम ग्रोथ में आ चुका है, अब हम इसे मार्केट में अच्छी तरह से ला सकते हैं, तो वो किसी और को उसे सेल कर देते हैं और खुद दूसरे प्रोडक्ट पे वर्क करने लगते हैं. सो दे आर वेरी प्रोफेशनल. तीसरे आ जाते हैं IT एंटरप्रेन्योर्स. इनफैक्ट यहाँ पे हम बात करेंगे जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेते हैं इन द फील्ड ऑफ IT. ओके, तो ये IT एंटरप्रेन्योर्स हो गए.
अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आईटी और टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स, इन दोनों पे हमने बात करी थी। टेक्निकल वो थे जो कि मशीन टूल्स इस तरह की चीज़ों को बना रहे हैं। अब देखो आईटी वाले भी इन्हीं चीज़ों को बनाते हैं, बट आईटी वाला जो है लास्ट में देखो लिखा है दे आर कन्फाइंड टू इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो खास तौर से आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिलेट करता है, वो उसी पे काम कर रहे हैं। जबकि जो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आपके वर्क करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी, मैकेनिकल डिवाइसेस पे भी, एंड इवन सिविल वर्क पे भी वो एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है इस पे तो बहुत सारे लोग बता भी सकते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक भी होता है, बहुत ज़्यादा आपको स्पीचेस में आप सुने होंगे, बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में। सो अ नंबर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर टेकिंग इनिशिएटिव इन स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ एंड मेनी ऑफ देम हैव बीन इवन मेड इट टू द टॉप। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे, आप किसी को भी उनके बारे में थोड़ा बहुत प्लीज़ पढ़ लेना सो दैट यू कैन राइट इट। नेक्स्ट इज सोशल एंटरप्रेन्योर्स। जो मैंने आपको शुरू में बताया था अबाउट वन कंपनी दैट इज 7th जनरेशन कंपनी जो है वो यही करती है। वो उसने इनिशियली इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने शुरू करे जो कि एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं करे, और साथ साथ उन्होंने 10% ऑफ द प्री टैक्स प्रॉफिट्स जो थे कंपनी के वो भी उन्होंने शेयर करे लोगों के साथ। तो ये बेसिकली सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो कि सोशल इनोवेटर भी हम इनको बोलते हैं। सो दे आर द वंस हु आर फोकसिंग ऑन डेवलपिंग सोल्यूशंस दैट बेनिफिट द सोसाइटी। तो वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव पे सोचते हैं, नेचुरली प्रॉफिट अर्न ये भी करेंगे, बट इनका मेन एम यही होता है सोसाइटी का किस चीज़ में बेनिफिट है। दे डेवलप फंड एंड इम्प्लीमेंट सोल्यूशंस दैट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सोसाइटी, कल्चर एंड एंटरप्रेन्योर एंड एनवायरनमेंट, सॉरी। तो ये इस पे वर्क करते हैं, सोसाइटी के लिए, कल्चर के लिए और एनवायरनमेंट के लिए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो कल्चरल एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं। तो ये जो हमारे सारे आर्टिस्ट होते हैं वो सारे हमारे कल्चरल एंटरप्रेन्योर्स में आते हैं। तो इस पर भी इनफैक्ट जो मैंने आपको शुरू में बोला कि बहुत सारे टाइप्स हैं, अभी हमारे सिलेबस में कुछ ही हैं जो आपके कल के एग्जाम में आएंगे, बट वी हैव नंबर ऑफ अदर टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एज वेल। ओके, नाउ वी हैव द फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। इनफैक्ट इसमें भी फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर में भी डिफरेंस है, दोनों में आपको बताती हूँ। फैमिली बिजनेस में क्या है, जब व्हेन अ फैमिली और एन इंडिविजुअल रन्स अ बिजनेस सक्सेसफुली एंड पासेस ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन ने दूसरे जनरेशन को पूरा पास ऑन किया, द पर्सन कैरीज आउट ऑल द एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज एज इनहेरिटेड इन द सेम मैनर और इंट्रोड्यूसेस सर्टेन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टू द एग्जिस्टिंग वे एंड मेथड ऑफ द फैमिली बिजनेस। तो या तो वो सेम बिजनेस जो आपका पहले से चल रहा है एंटरप्रेन्योर का, वही बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं, या कुछ थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके उस बिजनेस को आगे कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो आता है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। दे आर दोज हु डू नॉट हैव एनी एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड। उनका ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके फैमिली में ऐसा कोई काम नहीं हो रहा, कोई एंटरप्रेन्योर नहीं था। ये वो लोग हैं जो खुद से इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। दे कैन बी डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड बैकग्राउंड्स। एन इंडिविजुअल हु स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 50 years विदाउट एनी एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड इज ऑल्सो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहले कोई नए काम को लेकर स्टार्ट करे, वो हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच द लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक इन फैक्ट ये। तो बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करे, आप इन्हें एक बार दोबारा से देख लेना। जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। सी फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शंस। आइडिया वर्ड आपको कहीं ना कहीं ज़रूर लिखना है, ध्यान रखना। अगर आपको ये पॉइंट्स याद नहीं भी आते तो आइडिया, अपॉर्चुनिटी, इस तरह के वर्ड्स को आप ज़रूर यूज़ कर लेना। तो आइडिया को एक्शन में चेंज करने का काम एंटरप्रेन्योर का है। नंबर 2, एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, कहाँ पे आपको दिख रहा है स्कोप कि हाँ यहाँ पे इस चीज़ की कमी है और इसको मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो आपको अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फीजिबिलिटी, भाई बना सकता हूँ बट क्या वो चीज़ फीजिबल है, क्या वो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल है, इसको भी चेक करना है। गिवन रिसोर्सेज और जो टेक्नोलॉजी आपके पास है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, उन सबको लेते हुए क्या ये चीज़ बनाई जा सकती है, उसको भी करना। वो काम फीजिबिलिटी स्टडी कहलाती है, वो भी एंटरप्रेन्योर तैयार करता है। ऑल्सो रिसोर्सिंग, कहाँ से हम फंड्स को लेके आएंगे, कहाँ से हमारे जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से आएंगे, इन सब पे भी जो रिसर्च करना, अरेंज करना, ये काम भी आपके एंटरप्रेन्योर का है। तो अभी 4 देख लिए। टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शंस, दैट मीन्स आपके जो ड्रीम्स हैं उनको रियलिटी में लेके आना। अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, देखना कि क्या ये अपॉर्चुनिटी को हम इनकैश कर सकते हैं। फीजिबिलिटी करना, उसको पूरा सारे उसके टेक्निकल, फाइनेंशियल, हर तरह की स्ट्रेंथ को एनालाइज करना। एंड रिसोर्सिंग, दैट मीन्स उससे रिलेटेड जो हमें रिसोर्सेज चाहिए उसको हम कहाँ से अरेंज करेंगे, पूरा आप प्लान अभी से ही बना के चलते हो। तो एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं कि 2 महीने का, 4 महीने का प्लान करता है, वो पूरा जब तक कि उसका प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो जाता तब तक का वो प्लान पूरा ही बनाता है। ओके, तो अगर मैं आपको एक जनरल बताऊं तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट
बिफोर लॉन्च। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, वो पहले से ही सोच लेता है मुझे क्या चाहिए। तो आपकी एक लास्ट एम, आप कहाँ तक अपने प्रोडक्ट को देखना चाहते हो बढ़ते हुए, वो एम को रखते हुए आप काम करते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने बस सोचा और आपने उसे एग्जीक्यूट कर दिया। यू हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान, और उस लॉन्ग टर्म प्लान को कैसे अचीव करना है, उसके सारे जो शॉर्ट गोल्स हैं वो भी आप देख लेते हो। देन इज सेटिंग अप एन एंटरप्राइज। आप सिर्फ चीज़ को बना देना, ख़त्म कर देना इज़ नॉट इनफ। आपको एंटरप्राइज तैयार करनी है, उसको मैनेज भी करना है। ओके, सेटिंग अप, देन मैनेजिंग एंड ग्रोइंग एंड डेवलपिंग दैट एंटरप्राइज। तो उसको बढ़ाना, जितने भी आप एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में या फॉरेन में आप देखो, वो सारे आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ फोकस करते हैं। वो सिर्फ बना के काम को ख़त्म नहीं करे। दे नॉट जस्ट प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स, सो दे आर वर्किंग बिकॉज दे वांट कि वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को पूरे वर्ल्ड में उस चीज़ को शोकेस कर सकें। तो अभी तक देखो हमने बहुत सारी चीज़ों में बात कर ली इस यूनिट में, बट जो मुझे लग रहे हैं क्वेश्चंस जिन पे ज़्यादा आ सकते हैं, दैट इज़ केस स्टडीज़ ऑन द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे इसमें केसेस बन भी सकते हैं। तो इस पर आप ज़रूर अच्छी तरह से काम कर लेना। सारे प्रोफेशनल हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जो हमने सारी बात करी, सर्विस वाले, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग वाले, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। नंबर 2 इज स्टार्टअप। अभी हम आगे स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे, उस पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एंड थर्ड इज द फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। जो भी हमने फंक्शंस को डिस्कस किया था, उस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये 3 टॉपिक्स मुझे मेजरली लगते आते हैं। क्वालिटीज़ पे भी थोड़ा बहुत आप एक बार देख सकते हो, क्वालिटीज़ जनरल सा टॉपिक था, तो उसको भी आप कवर कर सकते हो। तो इसके अलावा भी किसी यूनिट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आई विल बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स। वीडियो पब्लिश होने के बाद के 2 घंटे तक मैं आपके कमेंट्स को लुक आफ्टर करूँगी। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप इसे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मेंशन करिएगा। तो चलो स्टार्टअप्स पे आ जाते हैं। स्टार्टअप्स रिलेटेड बहुत सारे आजकल आपने देखे ही होंगे, बहुत सारे इस समय एपिसोड्स भी चलते हैं। अ स्टार्टअप इज़ अ कंपनी दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट्स ऑपरेशंस। जो अपने फर्स्ट स्टेज पे है, दैट मीन्स कि उसने एक आइडिया निकाल लिया है, बट उसको अब फंड्स की ज़रूरत है। ओके, सो ट्रेडिशनल बिजनेस वेंचर आर डिफरेंट, मोस्ट नोटेबली फॉर द वे दे थिंक एंड अबाउट ग्रोथ। तो एक स्टार्टअप और एक नॉर्मल बिजनेस में फ़र्क है। स्टार्टअप हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जबकि एक बिजनेस जो होगा वो एक लेवल पे ही काम करेगा। Startups can be started with minimum investment. Most startups thrive on an idea that evolve technology और offer technology driven solutions. तो ये 3 फीचर्स हैं स्टार्टअप्स के। तो इधर वो टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं या कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशंस पे काम करते हैं। दे रिलाई ऑन कैपिटल दैट कम्स फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स के बारे में आपको पता होगा। एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह क्या करते हैं, वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, टेक्निकल नो हाउ देते हैं। तो इनके पास से आपको फंड्स मिल जाते हैं। एंड स्टार्टअप्स कम विद इनोवेटिव आइडिया। ये तो मैंने आपको अगेन फिर से बता रही हूँ कि आइडिया, अपॉर्चुनिटी, इस तरह के टर्म्स आपको हर जगह यूज़ अप करने हैं। So with this we come to the end of our topic. Success comes in direct proportion to the number of people who you help. तो ऐसा नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हेल्पिंग इन द एग्जाम्स, बट एक जनरल आपकी लाइफ में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप लोगों की मदद करें जितना हो सके। एंड देन यू विल सी विद देयर गुड विशेस आपका सक्सेस रेट जो है वो बढ़ता है। विश यू ऑल अ ग्रैंड सक्सेस फॉर द एग्जाम। आप अच्छी तरह से करिएगा। एंड येस, प्लीज़ मेक श्योर कि मार्केटिंग के एग्जाम में भी आपका जो प्रेजेंटेशन है दैट यू हैव टू वर्क ऑन, बिकॉज वट एवर द प्रेजेंटेशन इज़, आप जिस तरह से भी अपने आंसर्स को लिखते हो, वो आपका मेन इस पे होना चाहिए कि जो सामने वाला उसे पढ़ रहा है, जो एग्जामिनर है आपका, वो उसे चेक करने के टाइम पे आपके आंसर्स इस तरह से होने चाहिए कि आपके आंसर्स पे कोई पर्सन आपको मार्क्स दे सके। ओके, सो योर राइटिंग शुड बी लेजिबल, योर आंसर्स शुड बी सपोर्टेड बाय डायग्राम्स। कुछ ना कुछ उसमें डायग्राम आप बना सकते हो जिससे आपके आंसर्स ईजिली समझ में आए। एंड कीप योर सेल्फ इन टच विद द ट्रेन योर ब्रेन नाउ सीरीज़ पे आप आगे वर्क करेगा, बिकॉज मैं अभी बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं बोर्ड्स के, उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ लेके आऊँगी। सो मेक श्योर दैट यू आर subscriber for the channel, and please make sure that you like, share and comment. So all the best, do well, take care, all the best, bye bye.